केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से पहले सीधा टकराव शुरू हो चुका है। मुर्शिदाबाद से लेकर दक्षिण 24 परगना तक आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बताती है कि बंगाल में 2026 की लड़ाई अब वोट की नहीं, वर्चस्व की हो चुकी है। एक तरफ एक नया धार्मिक मंच खड़ा किया जा रहा है, भीड़ जुटाई जा रही है और खुलेआम ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि राज्य में अपनी अलग पहचान और अलग शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है। और उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला ब्रिगेड को सड़क पर उतारने की बात कर रही हैं। क्यों दो फ्रंट एक साथ खुल गए? एक तरफ नया धार्मिक ध्रुवीकरण है तो दूसरी तरफ SIR को लेकर सियासी बवाल, मतदान सूची की समीक्षा को लेकर ऐसी भाषा है, ऐसा आह्वान है। ये सब बताने के लिए काफी है कि ये जो लड़ाई है ये भीड़ बनाम व्यवस्था के मोड में आ चुकी है। क्या बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण और धार्मिक भीड़ दोनों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? पूरी खबर आपको डिटेल में बताने वाले। दूसरी खबर उस टकराव की है जिसने तमिलनाडु की धरती पर धार्मिक, राजनीतिक और संवैधानिक तीनों मोर्चों को एक साथ जगा दिया है। तिरुपरंकुंद्रम एक पहाड़ी, एक परंपरा और एक पूजा का स्थान, लेकिन आज ये सिर्फ एक धार्मिक स्पॉट नहीं रह गया है। ये दक्षिण भारत का नया पावर पॉइंट बन चुका है, जहां दीप जलाने के मुद्दे से शुरू हुआ विवाद अब पूरे राज्य की राजनीति को हिला रहा है। अदालत का आदेश, सरकार की हिचक, पुलिस की रोक और फिर सड़कों पर उबाल। ये साफ संकेत है कि मामला सिर्फ रिवाज का नहीं है, अधिकार, पहचान और वर्चस्व की सीधी जंग है। और अब इस विवाद में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सीधा संदेश दिया है कि जीत सच्चाई की होगी। एक संदेश कि अब मैदान दक्षिण का है और लड़ाई सीधे वैचारिक टकराव की है। जज के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव और गृहमंत्री के इंडी पर किए गए कटाक्ष सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। पूरा मामला क्या है डिटेल में आपको बताएंगे। तीसरी खबर उस डर की है जिसने पाकिस्तान की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। भारत में बनी एक कहानी, एक फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के डर की वजह बन गई है, क्योंकि पर्दे पर दिखाई गई सच्चाई ने उसका वो चेहरा उजागर कर दिया है, सामने ला दिया है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था। फिल्म को पाकिस्तान में बैन किया गया, गल्फ में भी बैन करवा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का संकट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब कहानी स्क्रीन से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है। बलोचों की सच्चाई बताने वाली इस फिल्म को बलूचिस्तान का खूब साथ मिल रहा है। बलोच समाज को ये उनकी दिल की आवाज लग रही है और दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत का सबूत भी लग रही है। इससे जुड़ी भी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बात बंगाल की कर रहे हैं, जहां 2026 के चुनावों से पहले दो अलग अलग ध्रुव खड़े करने की कोशिश दिख रही है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बंगाल की वो नई बाबरी, जहां हजारों मुसलमानों ने आज जुम्मे की नमाज अदा की है। अयोध्या से करीब 880 किलोमीटर मुसलमानों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीरें ये देखिए, ये मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की तस्वीरें हैं, जहां मुसलमानों ने अपनी ही बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत कर दी है और हुमायूं कबीर बाबर प्रेमी इस गैंग की अगुवाई कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज का दिन था और ऐसे में नई बाबरी के अंदर मुसलमानों की भारी भीड़ कैसे पहुंची है आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। और चलिए आप दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इस तस्वीर पर गौर फरमाइए, जहां नई बाबरी में नमाज पढ़ने के लिए हुमायूं कबीर भी पहुंचे थे। ये वही हुमायूं कबीर हैं जो कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन आज ममता बनर्जी से अलग होकर ममता के ही गढ़ में मुसलमानों को बाबरी पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए।
अब एक तरफ हुमायूं कबीर मुसलमानों को बाबरी पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी महिला विंग तैयार कर दी है। ममता बनर्जी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई है। ये बंगाल की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें हैं, जहां इलेक्शन कमीशन के स्पेशल ऑब्जर्वर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सड़क पर ही ममता की महिला विंग ने कैसे घेरा है, जरा आप देखिए ध्यान से। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने महिला विंग को कैसे ट्रेन किया है और महिलाओं के हाथ में वो क्यों बेलन पकड़वाना चाहती हैं, आगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की कृष्णा नगर में रैली आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने हजारों करोड़ के तोहफों की बारिश की है। ममता बनर्जी लगातार इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ये कृष्णा नगर की तस्वीर देखिए, जहां तोहफों की बारिश की है उन्होंने। এই 14.5 বছরে 1,83,084 কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ রাস্তা এছাড়াও অন্যান্য রাস্তা পুনর্নির্মাণ করেছি। 361টি প্রধান। तो रैली की तस्वीर आपने देखी, लेकिन दीदी की इसी रैली के अंदर उन्हीं की एक पार्टी कार्यकर्ता महिला की चेन लूट ली गई। और इसी तस्वीर को लेकर जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चेन लूट ली गई। और बीजेपी का कहना है कि ममता दीदी की रैली में तो चेन स्नैचर्स और पॉकेट मार ही आते हैं, क्योंकि रैली के अंदर शामिल होने पहुंची महिला की चेन ही लूट ली गई। দেখেছেন তাদের দেখেছেন চিন্তা করে নিয়ে যাচ্ছে আমি সেটা দেখতে পাইনি জল থেকে কেটে এই টাকা পয়সা এখান থেকে নিতে পারিনি এখান থেকে নিতে পারিনি। अब एक तरफ ममता दीदी की रैली में लुटेरे ने महिला की चेन लूट ली, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता परेड ग्राउंड में चिकन पैटीज बेच रहे शख्स की पिटाई कर दी गई है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उसको लेकर ममता अब भड़क रही हैं और इसके बाद उन्होंने सीधा योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया। दरअसल पैटीज वाले की पिटाई को लेकर ममता का कहना है कि बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, लेकिन वो बंगाल में ऐसा क्यों नहीं होने देंगी, क्योंकि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। अब योगी ममता बनर्जी की इन बातों का क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी को सुन लीजिए। আজকে একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। चैलेंज कर रही हैं कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम दीदी को जरा ये तस्वीरें जरूर दिखाना चाहते हैं, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल में जगह तक नहीं मिली और अस्पताल के बाहर ही उसे इलाज भी करवाना पड़ा। ये मालदा के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो ममता बनर्जी को भी देखनी चाहिए, जो ममता दीदी के लिए एक मुफ्त जमीनी सर्वे की तरह है। ये तस्वीरें वो देखें और जो बड़ी बड़ी बातें बंगाल के बारे में कर रही हैं, जरा हालत देख लें बंगाल की। अब एक तरफ बंगाल में जनता स्ट्रेचर पर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशियों का क्या हाल है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग का एसआईआर, पश्चिम बंगाल के अंदर बिलों में जो बांग्लादेशी छिपे हैं उन्हें बाहर निकाल रहा है एसआईआर। ये तस्वीरें बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर की है, जहां से अवैध घुसपैठिए बोरिया बिस्तरा लेकर भाग रहे हैं। आप खुद देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये हैं और ये अब भाग रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है वेरिफिकेशन हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो इससे पहले कि पकड़े जाएं, ये निकल लेने में अपनी भलाई समझ रहे हैं और लाइन लगी है। देखिए রাত্রি 11টার সময় দুবাই আর এগুলো সব ভোরবেলা আসছে না, এগুলো ছিল এই কটা কিন্তু এই কটা ছিল। लेकिन पता है क्या हो रहा है, दीदी को इस सफाई से भी समस्या है। दीदी को इसमें भी दाल काली नजर आ रही है और वो जनता को ये बताने में जुटी हुई है कि ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर क्या अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं, जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर को समाप्त हो गई। 58 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जाने की पूरी संभावना है। इनमें 24 लाख मृत मतदाता चिन्हित किए गए। करीब 1.37 लाख फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स भी मिले हैं।
30 लाख मतदाता 2002 लिस्ट से लिंक नहीं कर पाए, इस पर सुनवाई होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। दावे, आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक के लिए इसका ड्यूरेशन दिया गया। इसमें आप रेक्टिफाई करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिए और रोहिंग्या इस तरह से एसआईआर प्रोसेस फॉलो होने से हट रहे हैं। टीएमसी क्या कह रही है? टीएमसी कह रही है कि असली मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए तो उनका वोट बैंक जा रहा है। 2026 चुनावों से पहले मतदाता सूची शुद्धिकरण का ये बड़ा अभियान चलाया गया और इससे कई लोगों को बहुत एलर्जी हुई है, उसमें ममता बनर्जी भी है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर किस तरह भड़की हुई हैं और वो एसआईआर का क्या मतलब समझा रही हैं, जरा आपको सुनवा रहे हैं। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। ममता बनर्जी एसआईआर पर केंद्र सरकार को चैलेंज कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाने से दिक्कत हो सकती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने क्लियर कट साफ कर दिया है कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा और इसमें कोई बाधा नहीं बनेगा। तो उसके लिए भी अगर कोई बाधा बनता है तो जरूरी कदम उसके लिए भी उठाए जाएंगे। सुनिए। This matter is now in the apex court of this country. Yesterday, the apex court gave a very decisive statement observation that they will not allow anarchy to prevail. Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. देखिए, पश्चिम बंगाल में दो मोर्चे खुलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ है बंगाल के गवर्नर। लेकिन क्या ममता दीदी खुद एसआईआर के साथ है और जनता से सिर्फ झूठ बोल रही हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ममता दीदी ने एसआईआर फॉर्म भरने से लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं और दीदी की इन लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। ममता दीदी का कहना है कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी क्योंकि वो कई बार सांसद मंत्री बन चुकी हैं और अब उन्हें देश की नागरिक होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं। लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अमित मालवीय ने एसआईआर पर ममता को झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि ममता ने आखिरी दिन एसआईआर फॉर्म भरा है, लेकिन रैली में झूठ बोला कि फॉर्म नहीं भरा है। मालवीय ने आरोप लगाया कि टीएमसी का अस्तित्व फर्जी वोटर्स पर ही टिका है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, ममता का वोट बैंक ढह रहा है। मालवीय कह रहे हैं कि ममता एसआईआर पर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। उन्होंने टीएमसी पर बीएलओज को धमकाने का भी आरोप लगाया। मालवीय ने कहा है कि एसआईआर से 58 लाख फर्जी नाम कटेंगे और यही ममता बनर्जी की चिंता का एक तरह से विषय है। अब एसआईआर पर कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि घुसपैठियों को भगाने पर भी इस देश की सियासत आपस में एकमत नहीं हो पा रही। ऐसे में अब जनता को सियासी लूपहोल का पता करना चाहिए जहां से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल इस पर नेता एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। उनके अंदर से, उनके शासन के अंदर से जो भ्रष्टाचार का, घुसपैठ का, तुष्टीकरण का जिन्न निकला था, वो जिन्न भाग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे वोट आ रहा है और उनको खतरा दिख रहा है। वो यानी गृह मंत्री से खतरा उनको इसलिए दिख रहा है कि, और खतरनाक वो इसलिए दिख रहे हैं कि वो खतरनाक है नक्सलवाद के खिलाफ, वो खतरनाक है आतंकवाद के खिलाफ, वो खतरनाक है ममता जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को कह रही है खतरनाक। मैं नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव आयोग को जो काम करने का तरीका है उससे संदेह पैदा हुआ है, अविश्वास पैदा हुआ है और निश्चित रूप से इनका प्रयास है कि इनके प्रकरण ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में ना आए। इस प्रकार के हालात बने हुए, उस हालात में मैं समझता हूँ ममता बनर्जी की टिप्पणी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा काम है, बीजेपी को सपना देखने दीजिए। चाहे जो कोई भी हो,
Bangla is polarized by Mamta and no Mamta. आप डिटेंशन कैंप के पिक्चर लगा दीजिए और बंगाल में डिटेंशन कैंप की कोई जरूरत नहीं होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा, डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं है। उनकी भाषाएं बता रही है कि वह यह मान चुकी हैं कि अप्रैल का चुनाव हार रही हैं और 2026 चुनाव के हार के डर से वो इस तरह की भाषा बोल रही है। देखिए, एसआईआर के मामले को लेकर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पुराने सहयोगी हुमायूं कबीर भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने पर लगे हुए हैं। हुमायूं कबीर अब हैदराबाद से मंगवाए गए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हुए देखे जा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए। हुमायूं कबीर का साफ कहना है कि अब वो ममता दीदी से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान देने की भी तैयारी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ममता दीदी के लिए क्या सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, तो उसे बताने के लिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ही काफी हैं, जहां हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लिया है। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और यही मुसलमान जो आज बाबरी के नाम पर हुमायूं के साथ खड़े हैं, एक वक्त पर ये दीदी का सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करते थे। अब नई बाबरी परात जुमे की नमाज के दौरान क्या क्या दिखा है, उसकी डिटेल्स भी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बंगाल के बेलडांगा में नई बाबरी पर जुमे की नमाज अदा हुई। टीएमसी निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नींव रखी थी। हमने वो तस्वीरें आपको प्रहार में दिखाई थी। सैकड़ों मुस्लिम नमाज में यहाँ शामिल हुए हैं। मेले जैसा माहौल देखने को मिला है। हुमायूं कबीर ने भी नमाज पढ़ी और लोगों से उन्होंने मुलाकात की। 1000 लोगों के लिए दावत का भी इंतजाम किया गया। करोड़ों का चंदा जमा हुआ है। कड़ी सुरक्षा में शांतिपूर्ण नमाज हुई है, कोई घटना नहीं हुई, ये बहुत राहत की बात है। बीजेपी ने टीएमसी की सांप्रदायिक साजिश इसे बताया। कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च का भी ऐलान कर दिया, इसी के साथ लगे हाथ। मुर्शिदाबाद वक्फ दंगों से प्रभावित रहा है, तनाव बढ़ने का डर वहां रहता है, लेकिन इन सब के बीच मुर्शिदाबाद में बहुत हलचल है। हाईकोर्ट ने निजी जमीन पर निर्माण की अनुमति दी थी, जिसके बाद ये निर्माण का काम शुरू हो गया। अब एक तरफ देखिए, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट गए, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में भी राम मंदिर की मांग उठने लगी है। कोलकाता के सॉल्ट लेक पर हिंदुओं से 1-1 टका डोनेशन लेकर राम मंदिर बनवाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर हर कोने कोने में एक तस्वीर, एक पोस्टर दिखाया दे रहा है। राम मंदिर निर्माण होने वाला है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ राम मंदिर निर्माण नहीं, एक साथ में होने वाला है अस्पताल या स्कूल, एक जगह में हॉस्पिटल या स्कूल होने वाला है एक साथ। हर कोने कोने पर, सिर्फ कलकत्ता नहीं, दिखाई दे रहा है हर जिला पर, हर जगह पर राम मंदिर प्रतिष्ठा होने पर हिंदू सनातनी का जो बात उठ रहा है, लेकिन उस बात को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में हर एक राजनीतिक सवाल उठाई दे रहा है। अब एक तरफ कोलकाता में अयोध्या के राम मंदिर की मांग उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के तिरुपरनकुंद्रम को भी अयोध्या बना देने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु की कार्तिकेय दीपम को लेकर विवाद अब दिल्ली पहुंच चुका है। पूरा मामला क्या आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पारंपरिक कार्तिकेय दीपम की है, जो हर साल मुरुगन मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बने मंदिर पर ये जलाया जाता है दीप, और ये उसी दीपम की तस्वीर है जिसको लेकर अब थोड़ा विवाद वहां चल रहा है। पूरा विवाद क्या, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस दीपम की तस्वीर दिखा रहे हैं जो सनातनी शक्ति का प्रतीक है और इसे बहुत आस्था के साथ प्रज्वलित किया जाता है। अब आपको दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर गौर से देखिए, ये भी उसी दीपम की तस्वीर है। ये दीपम उच्ची पेलेयार मंदिर पर जलाया जाता है। अब आप सवाल करेंगे कि जब दीपम जलाया जा रहा है तो इसका मुद्दा दिल्ली तक क्यों जा पहुंचा? दीपम जब जल ही रहा है तो इसको लेकर विवाद आखिर क्या है? चलिए इन सवालों का जवाब भी आपको हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देते हैं। ऐसे में आपके लिए पूरी खबर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल पूरा विवाद दीपम जलाए जाने की जगह को लेकर है, दीपम प्रज्वलित करने को लेकर नहीं। ग्राफिक्स के जरिए इस विवाद की वजह पूरी समझा देते हैं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे गौर से देखिए। अब आप जो सामने देख रहे हैं, ये मुरुगन मंदिर
ऐतिहासिक मंदिर है और उसके ठीक पीछे उच्ची पेलियार मंदिर आप देख रहे हैं। जो मुरुगन मंदिर है वहाँ विशेष पूजा होती है। दीप उच्ची पेलियार मंदिर में जलाने की बात है और वहीं जलाया जाता है। पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से वहीं जलाया जा रहा है। लेकिन असली दीप स्तंभ उसके पीछे है, उच्ची पेलियार मंदिर के। आप तस्वीर में जरा गौर फरमाइएगा, दीप स्तंभ वहां है और उसके ठीक पीछे है दरगाह। अब दरगाह के पास ये दीप स्तंभ होने के चलते ये विवाद गहराता जा रहा है कि यहाँ दीप प्रज्वलित नहीं होगा, जबकि इसकी सही जगह यही है, दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की जगह है। लेकिन क्योंकि विवाद रहता है, उधर दरगाह है, ऐसे में उच्ची पेलियार मंदिर पर ही ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। तो ये जगह को लेकर पूरा विवाद है, आप ये समझ गए अब तस्वीर के जरिए। कार्तिकाई दीपम महोत्सव को इस साल जो शुरुआत हुई थी उसमें इस मांग को लेकर खूब हंगामा खड़ा हुआ। ये कार्तिकाई दीपम महोत्सव की तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हर साल श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं और इस बार भी इस बात की चर्चा हुई कि दीप प्रज्वलन सही जगह पर क्यों नहीं किया जा रहा है और ये चर्चा बढ़ती गई। तो देखा आपने कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं इस महोत्सव में। लोग दीपम के लिए मिट्टी के दिए लेकर पहुंचते हैं, दीप जलाते हैं। इनको उम्मीद थी कि इस बार ये सभी लोग दीपम को उसकी सही जगह पर प्रज्वलित कर पाएंगे, लेकिन तमिलनाडु की सियासत ने ऐसा होने नहीं दिया। और देखिए, इसी के बाद कार्तिकाई दीपम को लेकर श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन भी तेज कर दिए और पुलिस से उनकी सीधी झड़प भी हो गई। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि दीपम जलाने की, प्रज्वलित करने की जो सही जगह है, यानी जो दीपम स्तंभ है, वहां पर दीप प्रज्वलित किया जाए। लेकिन क्योंकि पास में दरगाह है, विरोध होता है और ऐसे में पेलियार मंदिर में ही दीप प्रज्वलन होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक जगह है, जो सनातनी परंपरा रही है, उसके हिसाब से दीप प्रज्वलन वहां किया जाए। और उसको लेकर जब लोग सड़कों पर उतरे तो कैसे झड़प हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब कार्तिकाई दीपम को लेकर पूरा विवाद क्या है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर आपको पूरा मामला जरा और डिटेल में समझा देते हैं। मदुरई के पास स्थित है अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। थिरुरप्पन कुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद है ये मंदिर, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और तमिलनाडु का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मुरुगन मंदिर इसे माना जाता है। यही भगवान मुरुगन ने असुर सूर्यपद्म का वध किया था और इसी स्थान पर शिवजी ने मुरुगन का विवाह देवसेना से, यानी इंद्र जी की बेटी से करवाया था। 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं द्वारा इसे बनवाया गया। पूरा मंदिर एक विशाल चट्टान को काट कर बनाया गया रॉक कट मंदिर है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे पहाड़ी पर स्थित है। वास्तुकला की दृष्टि से भी देखा जाए तो अनोखा है, अद्भुत मंदिर है। कार्तिकाई दीपम उत्सव के दौरान दीप प्रज्वलन का यहाँ पर एक तो परंपरा रही और इसी पर विवाद अब छिड़ गया है। जो पारंपरिक स्थान है, जो अभी कुछ समय से जहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है, वो है उच्ची पेलियार मंदिर, उसके पास किया जा रहा है। विवादास्पद स्थान, जो असली स्थान है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, वो है पहाड़ी का शिखर दीपथून खंबा, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हिंदू संगठनों की ये मांग है कि दीपथून पर ही दीप जलाया जाए, यानी वो जो दीप स्तंभ बना हुआ है वहां पर, वहीं पर दीप का प्रज्वलन हो। तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि दरगाह समिति की आपत्ति है, इसीलिए प्रतिबंध लगाना जरूरी है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन कोर्ट का आदेश इस मामले में क्या आया, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। मद्रास हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को दीप स्तंभ पर ही दीप प्रज्वलन की अनुमति दे दी थी, यानी जो सही जगह है वहां पर इसकी इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी गई। लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद, कोर्ट से इजाजत मिलने के बावजूद रोका। 3 दिसंबर को झड़पें शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई और अब ये मामला बहुत बढ़ गया है। अब जिस कोर्ट के जज ने दीपम जलाने को लेकर आदेश दिया था, विपक्ष उसी जज के पीछे पड़ गया, उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में जुट गया है और इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने एक हस्ताक्षर वाला नोटिस भी दिया है। यानी फैसला उनके मन का नहीं आया, इसलिए वो उनके ईगो को लग गई और ये वजह है कि महाभियोग लाने की बात हो गई। और इस पूरे विवाद को लेकर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी कहना है कि दक्षिण के हिंदुओं को भी जागना होगा और धर्म ध्वजा उठानी होगी। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु में हिंदुओं का जागना ही मनचाहे परिणाम के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर फिर भी इसकी आवश्यकता पड़ी तो तमिलनाडु में भी हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, वे हमें बताएंगे, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। एक बात पक्की है कि ये मामला हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। देखिए, अब एक तरफ दीपम के साथ मोहन भागवत का खड़ा होना, कोर्ट का साथ आना और इस पूरे मुद्दे का दिल्ली तक पहुंचना।
बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या दक्षिण भारत में भी अयोध्या की आंधी पहुंचने वाली है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में बने राम मंदिर से पूरे देश में सनातन की ऐसी लहर चली कि तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम में भी अयोध्या निर्माण की मांग उठ चली। अब सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु का तिरुपरनकुंद्रम दक्षिण भारत का अयोध्या बनने की राह पर है? ये सवाल बीते कई दिनों से दक्षिण से लेकर दिल्ली तक सियासी कॉरिडोर में गूंज रहा है। दरअसल मामला महज एक पहाड़ी पर दीप जलाने का नहीं, बल्कि ये जुडिशरी, धार्मिक आस्था और तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के बीच एक बड़े टकराव की शुरुआत है। तमिलनाडु में चल रहे प्रदर्शन की धमक अब दिल्ली तक आ पहुंची है, जहां इस विवाद के खिलाफ एक मशाल जला दी गई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इस दंगल में कूद पड़े हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में ही होगा, भले इसके लिए हमें उतरना ही क्यों ना पड़े। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु में हिंदुओं का जागना ही मनचाहे परिणाम के लिए काफी है, लेकिन अगर फिर भी इसकी आवश्यकता पड़ी तो तमिलनाडु में भी हिंदू संगठन काम कर रहे हैं। वे हमें बताएंगे, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। एक बात पक्की है कि ये मामला हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। अब इन शब्दों में छिपे भाव को समझिए। दरअसल मोहन भागवत का ये कहना कि नतीजा हिंदुओं के पक्ष में आएगा, डीएमके सरकार और उसके सहयोगी दलों के लिए एक सीधी चुनौती है। ये बयान दर्शाता है कि अब संघ तमिलनाडु में डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव मुद्रा में है। हिंदुओं की जागृति शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने ये संदेश दिया है कि द्रविड़ राजनीति के गढ़ में अब हिंदुत्व की जड़ें जम रही हैं। उधर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले का जिक्र कर पहले ही माहौल गर्म कर दिया है। शादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। मोहन भागवत की तमिलनाडु यात्रा, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का फैसला और उस फैसले के खिलाफ डीएमके कांग्रेस का महाभियोग का दाव इसके बाद संसद में गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना। हिंदुओं के हक पर बात आई तो विपक्ष जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आ गया। इन चारों कड़ियों को मिलाकर देखें तो तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया गया है जो 2026 के विधानसभा चुनावों तक शांत होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलोचों की आवाज भारत भी उठा रहा है और इस फिल्म के जरिए, और यही वजह है कि धुरंधर को वहां बैन कर दिया गया। लेकिन सच्चाई अब दुनिया के सामने आ गई। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात कर रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ पुलिस की कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में इन दिनों खाकी वर्दी रसूख और इश्क के लिए एक कथित स्कैंडल ने खलबली मचा दी है। छत्तीसगढ़ की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा इस स्कैंडल के केंद्र में है। रायपुर के एक होटल कारोबारी ने लेडी ऑफिसर पर लव ट्रैप में फंसाकर करोड़ों की ठगी और ब्लैकमेलिंग के ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिससे विभाग में खलबली मच गई है। लोग हैरान हैं कि जिस ऑफिसर ने कभी अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया वो ऐसे विवाद में कैसे फंस गई। जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन और लेडी ऑफिसर कल्पना वर्मा का ही ये वीडियो है, और जो मिल रही है सीसीटीवी फुटेज, जानकारी जो मिल रही है कारोबारी के दफ्तर का फुटेज बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कल्पना वर्मा आप देखिए पूरी ड्रेस में दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कल्पना वर्मा यहाँ अक्सर आती जाती रही होंगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग कपड़ों में इन्हें यही देखा गया। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो सामने आया है। दीपक टंडन ने एक एक करके लेडी ऑफिसर कल्पना वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको ग्राफिक्स के जरिए दीपक के कल्पना पर आरोप बता देते हैं। क्या आरोप लगाए? कारोबारी दीपक का लेडी ऑफिसर पर बहुत गंभीर आरोप है। लेडी ऑफिसर कल्पना ने पहले प्यार के जाल में फंसाया, दीपक ये कह रहे हैं। फिर शादी का झांसा देकर उनसे करोड़ों की ठगी की गई है। कल्पना ने महंगी गाड़ियां, कीमती गहने गिफ्ट्स में लिए हैं। दीपक का दावा है कि कल्पना 2 करोड़ से ज्यादा ले चुकी हैं दीपक से। दीपक ने एक होटल कल्पना के भाई के नाम भी किया, तो सिर्फ कल्पना को ही नहीं परिवार को भी बहुत कुछ दे चुके हैं दीपक और कल्पना के बीच पैसों को लेकर बाद में विवाद हुआ। इसके बाद दीपक ने कल्पना के खिलाफ शिकायत दी। दीपक टंडन ने कल्पना के कई व्हाट्सएप चैट भी दिखाए हैं, सामने रखे हैं। दीपक की पत्नी ने भी कल्पना के खिलाफ शिकायत दी है। फिलहाल कल्पना से किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा। दीपक शादीशुदा थे, उनकी बातों में आ गए। ये पूरी कहानी
कहानी सामने आ रही है। होटल कारोबारी दीपक के डिवोर्स से जुड़ी एक चैट भी सामने आई है, जिसमें लेडी ऑफिसर कल्पना डिवोर्स की बात करती नजर आ रही है। इस चैट में कल्पना ने डिवोर्स की जिम्मेदारी खुद पर लेने से इनकार कर दिया है। आप ये चैट जो देख रहे हैं, ये वही चैट है जो दीपक और कल्पना के बीच हुई है, और इस चैट में क्लियरली कल्पना कह रही है कि वो नहीं जिम्मेदार है डिवोर्स की। डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर एक ऑडियो भी जारी कर सफाई दी। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ वायरल किए जा रहे चैट्स पूरी तरह फेक है और एडिटेड है। मेरे पिता का कारोबारी दीपक टंडन के साथ पुराना वित्तीय विवाद है जो कोर्ट में चल रहा है, और दबाव बनाने के लिए चरित्र हनन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा ने कहा है कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। तो अब इस मामले में क्या होता है, क्या सच्चाई सामने आती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल प्रहार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।